हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, जहां पे हम सबसे पहले समझने वाले हैं आखिर ये रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए इस वाले रेक्टिलिनियर मोशन टर्म को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं मोशन के बारे में। तो आप लोगों ने 9th या 10th लेवल पे मोशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना भी होगा, तो यहाँ पे भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आखिर हम मोशन के बारे में बात करें तो मोशन का मीनिंग क्या होता है। तो जब कोई पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, जैसे कि मान लीजिए किसी टाइम टी के बाद यहाँ हूँ, किसी टाइम टी के बाद मैं चल के यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैं टाइम के साथ क्या कर रहा हूँ, पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल किस में है, मोशन में है। तो वैसा पार्टिकल जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता हो, तब उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। तो यहाँ मोशन के मतलब तो क्या होगा आपको कि जब टाइम के साथ पार्टिकल के पोजीशन में चेंज होता है तब हम बोलते हैं पार्टिकल किस में है, मोशन में है। तो अगर हम इस मोशन वाले टर्म से पीछे देखें तो यहाँ लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर। अब इस वाले पोर्शन को आप जरा सेपरेट करके देखिए, रेक्टी को अलग कर दीजिए, लीनियर को अलग करिए, तो आपको लीनियर यहाँ दिखाई देगा, लीनियर मोशन। तो देखिए लीनियर आपने मैथ में कभी ना कभी सुना होगा, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ यानी इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मोशन का वैसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। हमने अभी मोशन के बारे में समझा है कि टाइम के साथ जब पार्टिकल के पोजीशन में चेंज होगा तब हम उसको बोलेंगे कि पार्टिकल मोशन में है। अब मोशन बहुत तरीके से हो सकता है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ था फिर यहाँ गया, स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, या फिर पार्टिकल यहाँ गया फिर इधर मूव कर गया, किधर कर्व पाथ में मूव कर सकता है। तो क्या हम हर एक मोशन को क्या रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। रेक्टिलिनियर मोशन हम केवल उसी को बोलेंगे जब पार्टिकल के पोजीशन में चेंज तो होगा टाइम के साथ, बट वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा। यानी पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तब उस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो इसी पे बेस्ड हम लोगों ने इसका डेफिनेशन लिखा है कि मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो आप इस वाले डेफिनेशन से एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि आखिर रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तब बोलते हैं कि वो मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी लीनियर एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन है। तो इसी नाम पे बेस्ड हम लोग इस रेक्टिलिनियर मोशन को वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, 1D मोशन। 1D का मतलब वन डायमेंशनल, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में जो भी पार्टिकल मोशन करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में करेगा। और जब कोई स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा, या फिर कैसा, कैसे भी हो, तो जो भी स्ट्रेट लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में है ना। अगर मान लीजिए इसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल दूं तो मैं बोलूंगा ना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन बोल दूं तो मैं बोलूंगा ये स्ट्रेट लाइन वाई डायरेक्शन में है। यानी पार्टिकल या तो इस स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे, या फिर इस पे करे, या फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे करे, वो एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा। इसी पे बेसिस पे हम लोगों ने इसका नाम 1D मोशन भी रखा है। ये चीज समझ में आया। तो चलिए अब इतना समझ सकते हैं कि आपको रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्यों जरूरत पड़ रहा है, तो देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल को पढ़ने की जरूरत इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग इसी पोजीशन ऑफ पार्टिकल का यूज करने वाले हैं। तो जब हम वहाँ पे यूज करेंगे तो उससे पहले हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा ना। और वैसे अगर आपको याद हो, वेक्टर जब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स के नाम से फिजिक्स में पहला चैप्टर, तो वहाँ पे आपको वेक्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ाया गया होगा। तो ये वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पोजीशन वेक्टर अलग था यहाँ कुछ अलग है, एग्जैक्टली वही है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे भी हम पोजीशन भी देखने वाले हैं और उसी को वेक्टर फॉर्म में भी देखने वाले हैं कि किसी पार्टिकल का पोजीशन और पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही है। अगर आपने वेक्टर में पढ़ा होगा तो आपको इतना आइडिया जरूर होगा कि पोजीशन का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, हम फटाक से यहाँ से हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए अगर इसके हम डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करें तो क्या होता है, लोकेशन और कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। यहां से कुछ समझ में आया आपको, चलिए मैं समझाता हूं। यहाँ का इसका मतलब क्या हुआ कि किसी टाइम टी पे, अब हमने किसी टाइम टी के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि यहाँ पार्टिकल किस में है, मोशन में है। यहाँ पे जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो हम उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। यानी रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हमेशा पार्टिकल मोशन में रहेगा जब हम उस पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और वो भी कैसा मोशन में रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन के मोशन में रहेगा, एक लीनियरली मोशन करेगा पार्टिकल। ये चीज समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लोकेशन और कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो हमें जब पता है कि पार्टिकल टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो किसी टाइम टी पे यहाँ होगा, किसी और दूसरे टाइम टी पे यहाँ होगा या नहीं होगा। तो वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करेंगे, वो पार्टिकल जहाँ भी होगा वही पॉइंट उस पार्टिकल का पोजीशन हो जाएगा।
ये चीज़ समझ में आया। जैसे मान लीजिए आप अभी घर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपके दरवाज़ा होंगे, आपसे किसी डिस्टेंस पे होगा ना, तो मैं आपके दरवाजे को अगर मैं 0,0 यानी आपका ओरिजिन मान लूँ आपके दरवाजे को, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि दरवाजे से आप किसी फिक्स पोजीशन पे बैठे हुए हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? डेफिनेटली बोल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से जा रहे हैं, या फिर उसको छोड़िए, आप मान लीजिए आप कहीं पे है और किसी का कॉल आया आपके मोबाइल पे, है ना, किसी का कॉल आया और वो पूछ रहा है भाई कहाँ पे हो, या सॉरी भाई नहीं, मतलब जो भी बोल रहे हैं, वो आपको कॉल किया और बोला कि बताओ तुम अपना लोकेशन बताओ कहाँ पे हो। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे जो फेमस या फिर कोई मॉल हो सकता है या कोई पार्क हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो भी वहाँ पे फेमस चीज़ें होती हैं उसके कंपेयर में बताते हैं ना कि हम यहाँ से 500 मीटर या 400 मीटर दूर इधर है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यानी आप किसी के रिफरेंस में अपना पोजीशन बताते हैं। ये चीज़ समझ में आया? यानी पार्टिकल का पोजीशन हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही बताया जाता है, जिसको हम लोग रिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट के रिफरेंस में अपना पोजीशन बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं डायग्राम से कि आखिर पोजीशन ऑफ पार्टिकल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो मान लीजिए ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। तो हम जैसा कि अभी हमने बोला था कि आप जहाँ पे खड़े हैं तो अपना लोकेशन आप किसी जो वहाँ पे जो फेमस चीज़ें होती है उसके कंपेयर में बताते हैं, यानी आप उसके रिफरेंस में बताते हैं कि हम उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हैं। ये चीज़ समझ में आया? अपना पोजीशन कैसे बताएं? तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ पे जो हम अपना पोजीशन बताते हैं ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और ओरिजिन को हम लोग 0,0 ही कंसिडर करेंगे। इसको हम लोग वो चलिए नाम दे देते हैं। ये चीज़ समझ में आया? तो जिस तरह से आपने वहाँ पे किसी फेमस सिटी या मॉल जो भी था उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताया था, उसी तरह यहाँ एक्स वाई जेड जो प्लेन है, यानी जो आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हम हमेशा किसी पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो किसी टाइम टी पे कहाँ पे है, और किसी टाइम टी पे वो जहाँ पे भी होगा उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट उस पार्टिकल का पोजीशन होगा। वो कैसा? तो देखिए मान लीजिए किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे, मान लीजिए P4 पार्टिकल हमने दिया, किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है ना एक तरह से, अब ये पार्टिकल है तो इसका देखिए एक्स वाई जेड प्लेन में है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो चलिए हम लोग इसका वो नाम भी देते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में ये एक्स पे है, वाई डायरेक्शन में वाई पे और जेड डायरेक्शन में जेड पे है ना। ये तो 9th-10th के लेवल पे आपको बताया गया होगा जब पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, तो वहाँ पे पॉइंट होता है, कोई अगर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का लोकेशन है, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? लोकेशन ही होता है ना, कि अपना लोकेशन आप बता रहे आप एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो यही पॉइंट P जो है यानी पार्टिकल जो है उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो x, y, z है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे अगर पहुँचना है, इसका पोजीशन तक जाना है, तो आपको x में x चलना पड़ेगा, y में y चलना पड़ेगा और z में z चलना पड़ेगा। ये x, y, z जो है वो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, अलग अलग डायरेक्शन में। ये चीज़ समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशन की, तो पोजीशन का सीधा हम बात करेंगे x, y, z जो है वो पार्टिकल P का पोजीशन है। ये समझ में आया? अब देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी हम बात किए थे इसके बारे में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में। ये चीज़ समझ में आया? तो यानी यहाँ पे हमें अगर पार्टिकल P का मुझे पोजीशन बताना हो तो मैं सीधा बोलूँगा x, y, z जो है वो इस पार्टिकल P का पोजीशन है। ये चीज़ समझ में आया? और देखिए चलिए पोजीशन तो समझ में आ गया, लेकिन हमें पोजीशन वेक्टर से काम है, और हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए पोजीशन को पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट रहा, यानी ये हमने क्या लिया, इसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन देख रहे हैं। तो इस जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ना, एक तरह से आप वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि वो कहाँ पे है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो आप ओरिजिन पे खड़ा हो जाइए, आप ओरिजिन से देखिएगा तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना, एग्जैक्टली दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे खड़ा हो जाएंगे और इसकी तरफ इस तरह से देखेंगे, और जिसकी तरफ भी देख रहे हैं ना उसकी तरफ एरो बना देंगे ताकि हमको पता लगे कि हम किधर से देख रहे हैं। तो ये देखिए ये एरो का मतलब क्या है कि ये O पॉइंट से हम P पॉइंट को देख रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया? तो यहाँ इस तरह से अब ये जो दिख रहा होगा आपको, चलिए हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में बोल देते हैं कि ये जो है वो R वेक्टर है। ये क्या है? R वेक्टर। इसी का नाम हम लोग अभी पोजीशन वेक्टर देने वाले हैं। यही मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जो R वेक्टर है इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
तो जरा ध्यान से समझिएगा, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, ये आर वेक्टर जो होता है ये किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है कि ओरिजिन से अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में बोलूँ कि पार्टिकल कहाँ पे है तो उसी को हम लोगों ने आर वेक्टर बोल दिया। सीधे जैसे पोजीशन के बारे में बात किया था तो x, y, z बोला था, उसी तरह यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, इस पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर है। इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा ना उसका x में यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे x में कितना चलना पड़ रहा है, x डायरेक्शन में x चलना पड़ रहा है, y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है y, और z डायरेक्शन में z चलना पड़ रहा है। और आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा कि जब आपको मैग्नीट्यूड पता हो और उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उसी में क्या करते हैं, उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो x आपको दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड वो x डायरेक्शन का है ना, कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए x में कितना चलना पड़ रहा है x, और हमें पता है ये x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड मिल गया और x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होता है वो i कैप होता है। इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे वेक्टर फॉर्म में मैं बताऊँ तो x डायरेक्शन में x i कैप बोलूँगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पोजीशन वेक्टर जो मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा, x i कैप। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। फिर प्लस यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे y में कितना चलना पड़ रहा है मैग्नीट्यूड y, और y मैग्नीट्यूड चल रहा पड़ रहा है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, y j कैप। फिर प्लस अब देखिए z डायरेक्शन में मुझे z चलना पड़ रहा है और z डायरेक्शन में है, और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z k कैप। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। तो ये होगा पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर। हम पोजीशन की बात करेंगे तो x, y, z की बात करेंगे। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो x i के प्लस y j के प्लस z k के बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आया। अब ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा ना, तो डायरेक्शन हमने क्या लिया है, तो जिसके रिफरेंस में रिस्पेक्ट में देखते हैं वहां से जिसको देखते हैं उस तरफ की डायरेक्शन होती है। जैसे हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा था तो आप ओरिजिन पे खड़े हो जाइए आराम से, फिर ओरिजिन से पार्टिकल P को देखिएगा तो ऐसे ही देखिएगा ना। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो, यहाँ से यहाँ तक जिसको देख रहे हैं उधर की तरफ होता है डायरेक्शन। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। इसी को देखिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टर्म में जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट, ठीक है। और जब हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे। अभी हम उस पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे बस आप डायरेक्ट लिखना सीखे कि अगर कोई एक ही पार्टिकल है, अगर कोई एक ही पार्टिकल है तो सिंपल उसका जो भी पोजीशन होगा उसी में जब आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देंगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अगर क्लियर है इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपने सीखा होगा कि अगर मान लीजिए ये आर पोजीशन वेक्टर मुझे मिल गया और मुझे यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस पता करना हो, मैग्नीट्यूड कि ओरिजिन से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, तो आपने देखा होगा वेक्टर में इसी का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड के इक्वल। मान लीजिए यहाँ मैं डिस्टेंस को कुछ बोल देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो कैसे कैलकुलेट करते थे, जो आई कैप का जो कोफिशिएंट होता था अंडर रूट के उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते थे या नहीं करते थे। यही हो गया आर मॉड ऑफ आर वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसका मतलब हुआ कि यहाँ से ये जो पोजीशन वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉइंट ओ से पी तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर। यहाँ तक समझ में आया। इसको ध्यान से देखिए और लिखिए। इसी का यूज करके अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। अब चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और अभी अभी हम लोगों ने समझा था कि पार्टिकल का पोजीशन का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि क्या होता है, पार्टिकल जैसे कि यहाँ मोशन कर रहा है, यानी किसी टाइम टी पे यहाँ पे था, किसी अगले टाइम टी पे कहीं और होगा, तो इसके पोजीशन में जो भी चेंज हुआ है वही पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। वो कैसे होता है इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ जरा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, किसी टाइम पे कहीं और होगा, किसी और टाइम पे कहीं और होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ऐसा कि किसी टाइम टी पे, यानी इनिशियल पॉइंट में बोल देता हूँ
कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ कहीं था। अब जब ये पॉइंट है तो इसका क्या होगा, पोजीशन होगा। तो चलिए हम इसका पोजीशन भी लिख ही देते हैं कि x1, y1, z1, यानी जो इनिशियल पॉइंट है इस पार्टिकल का जहाँ पे था उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, z1, ये पोजीशन है पहला इनिशियल जहाँ पे था उस पॉइंट का। ये चीज़ समझ में आया। और ये पोजीशन कैसे है अभी अभी हम लोगों ने समझा था। और मान लीजिए किसी टाइम t पे अगर मैं बात करूँ तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे चला गया, तो अब ये पॉइंट चेंज हो गया तो इसका पोजीशन बदल गया ना एक तरह से। तो इसके पोजीशन को मैं कुछ और लिख देता हूँ, x2, y2, और z2। ये तक समझ में आया कैसे लिखा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने डिफिनेशन में क्या लिखा है, चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है कि पार्टिकल की पोजीशन में क्या कितना चेंज हुआ वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और किसी भी चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपसे ये बोला जाए कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए आपके हाथ में मान लीजिए 5 रुपये थे, पहले गरीब आदमी 5 रुपये हो सकते हैं ना, मान लीजिए आपके हाथ में 5 रुपये थे, उसके बाद 10 रुपया हो गया। तो आपसे कोई ये पूछे कि बताओ तुम्हारे हाथ में जो पैसे चेंज हुए हैं वो कितना चेंज हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो फाइनल 10 हुआ है उसमें से इनिशियल 5 को माइनस करेंगे, जो 5 बचेगा यही कहेंगे हमारे पास 5 का चेंज हुआ है ना। यानी 5 था पहले, बाद में 10 हो गया, कितना का चेंज हुआ है, 5 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही करना है कि चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अब देखिए मुझे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले मुझे फाइनल इनिशियल पोजीशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, ये पॉइंट बनेगा। ये चीज़ समझ में आया। और चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या करता हूँ, इसको डी वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। डी वेक्टर का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने इसको क्यों डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। चेंज कितना का होगा, ये जो होगा बीच का वही तो चेंज है ना, तो उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोला है, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट से डी वेक्टर बोल दिया। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे चेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आर इनिशियल बोल देता हूँ। चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ, आर इनिशियल है ना, और इसको आर फाइनल, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। वेक्टर फॉर्मेट में हम इस तरह से लिख देते हैं। और अभी अभी हम लोग किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा है कि जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है उसमें आई कैप जे कैप और के क्यू लगा करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखूंगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। फिर उसी तरह अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखूं, अगर मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो इसका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप ऐसे लिखूंगा। तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। आपने ये पोजीशन वेक्टर निकालना वेक्टर में भी बहुत ही अच्छा तरीके से सीखा होगा, उसी का यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और वैसे अभी हम लोगों ने इसको समझा भी था। तो ये देखिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया या नहीं आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, चेंज इन पोजीशन, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट होता है कि चेंज कितना पोजीशन में चेंज हुआ, वही होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हमने इनिशियल लिख लिया कि पोजीशन वेक्टर कहाँ पे था, फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लिया कहाँ पे है। अब मुझे चेंज इन निकालना है कि चेंज इन पोजीशन कितना होगा, मतलब डेल्टा आर हो गया ना, डेल्टा आर। इसका मतलब क्या होता है कि आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है। यही मान लीजिए आपको जब आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे हम डेल्टा वी लिखेंगे और फिर यहाँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखने वाले हैं। तो हमेशा जब भी चेंज पूछा जा रहा है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बताइए फाइनल इनिशियल हमने अभी अभी लिखा था, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना है। तो जरा ध्यान से देखिए, फाइनल की जगह मैं क्या लिखूंगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, फिर माइनस करके क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। ये फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखा। अब इसको माइनस करना है, और माइनस कैसे करते हैं हम लोगों ने वेक्टर में भी सीखा हुआ था, लेकिन नहीं सीखा था कोई बात नहीं, अभी अपन सीख लेंगे, है ना। तो देखिए हमेशा आई कैप में से आई कैप को ही माइनस करेंगे। अगर ऐसा करें आई कैप में से अगर हम जे कैप को माइनस करेंगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक लाला जी एक शर्मा जी है, तो लाला जी के साथ ही सेटल होंगे ना, वरना अगर शर्मा जी के साथ हो गए सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ ही माइनस करते हैं, जे को जे के साथ, के को के साथ, ये बढ़िया रहता है।
तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये चीज़ समझ में आया। ये आ गया चेंज इन पोजीशन, यानी ये डेल्टा आर वेक्टर आ गया। और इसी चेंज इन पोजीशन को हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट। यानी इसी को मैं क्या लिखूंगा, इसी को चेंज इन पोजीशन को लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट में क्या बोला है, डी वेक्टर। अब देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी चेंज निकाला है वो वेक्टर का ही डिफरेंस लिया है, तो वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर इस तरह से लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी यही आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं, आपको समझ के रखना है। कैसे समझना है, मैं फोकस कर रहा हूँ। तो हमने इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि चेंज इन पोजीशन जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप सीधा ये देखिए, इनिशियल कहाँ पे था, फिर फाइनल कहाँ पे था, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ना। तो मैं लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं आई कैप जे कैप के कैप लगा के बोलूंगा। तो यहाँ देखिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो ये x में से x को माइनस करेंगे, y में से y को माइनस करेंगे, z में से z को माइनस करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सीधा यहाँ से ये लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस x1 आई कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन का है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, क्योंकि ये जो y2 माइनस y1 आ रहा है वो j डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है और मुझे चाहिए वेक्टर। तो जब j डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड पता हो तो मैं j डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी j कैप से, ठीक है। तो यहाँ y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, क्योंकि ये z डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आया कैसे लिखना है डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करिए और आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में आराम से लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अब देखिए जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इतना आई कैप जे कैप नहीं करने वाले हैं, वहाँ सिंपल हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इतना माथा दुखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है आपसे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करवा लिया जाए, इसीलिए हम इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। ये चीज़ समझ में आया। आगे चल के आपको बहुत ही ईजी वे में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, जितने सारे हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, एकदम ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, है ना। यहाँ इसलिए आप हर एक चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फोकस से सुने। जो भी आपको लग रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लिख लेना चाहिए, वो बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल लिख लेना चाहिए। वो कहाँ पे लिखना चाहिए, तो आप जहाँ कॉपी पे नोट कर रहे हैं उसके ऊपर देखिए खाली एक इतना सा स्पेस छोड़ा गया होगा। वो पेज को अच्छा लगने के लिए नहीं होता है, उस पेज पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हमको वहाँ पे लिखना होता है, ताकि जैसे हम पेज पलटेंगे टॉप में लिखा हुआ दिख जाएगा। और कोई भी पेज पे 2-3 पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ है ना। तो आप उस 2-3 पॉइंट को क्या करिए, उस टॉप में लिख लीजिए, ताकि जैसे जब पेज पलटेंगे वो टॉप सबसे पहले आपको दिखेगा और उसका रिवाइज बार बार होता रहेगा। ये चीज़ समझ में आया। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से समझिए, और याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी से बोल रहा हूँ और लास्ट तक बोलूँगा, आप समझने पे फोकस कीजिए। जिस दिन आप फिजिक्स को थोड़ा बहुत खुद ही सोचने लग जाएंगे उस दिन आपको फिजिक्स टीचर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फिजिक्स से थोड़ा भी आपको कहीं से भी हिंट मिलेगा कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे करते हैं, आप खुद ही सोचने लग जाएंगे। तो आप सोचने पे ध्यान दीजिए। अभी बस फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, बहुत लंबा है फिजिक्स। अगर रटते रह गए आप तो 1 से 2 चैप्टर ही अच्छा हो पाएगा, वो भी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल फिर भी। तो आप क्या करिए, स्टार्टिंग से ही समझने पे फोकस करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी 100% आपको समझ में आएगा। तो यहाँ अगर आपको लग रहा हो कि वेक्टर ही वेक्टर चल रहा है सारा, तो ज़्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिए, इतना हम नहीं करने वाले हैं। आगे चल के बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा आप हिंट दीजिए, यहाँ पे समझने पे कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे जैसे चेंज इन पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल होगा। फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो मैं सीधा इस स्टेप में आ जाऊंगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा x2 फाइनल माइनस इनिशियल x1 आई कैप, या x डायरेक्शन का है तो आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। हो गया, बात खत्म। ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट में। लेकिन हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए मुझे इतना करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आया। तो आप इसको ध्यान से समझिए और इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे समझते हैं कि किन पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होता है डिस्प्लेसमेंट में, जिसको हमें खास ध्यान रखना होता है।
तो उस पॉइंट को हम समझने के साथ साथ थोड़ा याद भी रख लेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम उस पॉइंट पे भी नज़र डालते हैं। अब चलिए कुछ डिस्प्लेसमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नज़र डालते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल को सोल्व करने वाले हैं। जहाँ भी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पे जो आपको 4 पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, यही वो पॉइंट है जिसके हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट में हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जिसमें अब सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि अभी हमने बात भी किया था कि डिस्प्लेसमेंट एक कैसा क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि याद करना नहीं, समझना है, और इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट भी समझना है। तो देखिए कैसे समझेंगे हम थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ समझ में आया? क्योंकि देखिए अगर कोई पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से, पार्टिकल कोई है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो ये एक पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा। लेकिन देखिए जरा ध्यान से, ए से बी जाने के लिए इस बीच में तो बहुत सारे पॉइंट आए होंगे ना, इस बीच में बहुत सारे पॉइंट आए होंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट केवल किस बात पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बीच में कौन से पाथ से गया, कैसा गया, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा। केवल कौन कौन से पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि इनिशियली कहाँ है और फाइनली कहाँ है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये सबसे ज़्यादा कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों है, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब जाके आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा। अब देखिए इसी पॉइंट पे हम लोगों ने एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखा है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल किस पाथ से गया है, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि पार्टिकल किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक किस पाथ के थ्रू गया है। क्योंकि एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जाने के लिए, जैसे मान लीजिए इसी ए पॉइंट को, मैं एक पॉइंट को यहाँ ए पॉइंट लिखता हूँ और कोई दूसरा पॉइंट बी यहाँ लिखता हूँ, तो एक हम बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन सीधा यहाँ से यहाँ इस पाथ के अलोंग जा सकता है। या फिर मान लीजिए इसी ए से बी जाने के लिए ये भी पाथ हो सकता है ना। और या फिर तीसरा पाथ ऐसे हो सकता है, होता है ना, जैसे आप मान लीजिए अपने घर से किसी पार्क के लिए निकलते हैं, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो कोई फिक्स थोड़ी है एक ही पाथ हो। जब रास्ता में कोई मिल गया जान पहचान का, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं ना, फिर दूसरे रास्ते से चले जाते हैं उस पार्क में। ऐसे जाते हैं या नहीं जाते हैं? यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल है, यहाँ देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। इस तरह से हम लोगों ने 3 पाथ इस तरह से डिसाइड कर लिया ए से बी जाने के लिए। और भी पाथ हो सकता है, चलिए हम 3 को लेकर के समझने वाले हैं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या होगा, पार्टिकल का इनिशियली कहाँ पे था पार्टिकल, तो पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया है, एरो इस तरह से लगा हुआ है, इसका मतलब पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है। ये चीज़ समझ में आया? फिर अब पार्टिकल फाइनली गया कहाँ पे, तो इस बी पॉइंट पे, यानी इनिशियल पॉइंट क्या रहा ए और फाइनल पॉइंट क्या रहा बी। तो अभी आपको हम लोगों ने अभी यहाँ पे समझा है कि पार्टिकल जो होता है वो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि पार्टिकल किस पाथ से गया है। तो आप जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, सिंपल आप ये देखें कि पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ पे था और उसके बाद फाइनली कहाँ पे गया, किस पाथ के थ्रू गया, किस पाथ के अलोंग जा रहा है। इस बात से अपने को कोई लेना देना नहीं है कि बीच में पार्टिकल कहाँ क्या कर रहा है। बस सिंपल आप ये देखिए इनिशियली कहाँ पे था और फाइनली कहाँ पे गया, इस दोनों के बीच में जो भी पोजीशन में चेंज हुआ होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो कैसे, अभी हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे, यानी पार्टिकल जब ए टू बी जाएगा, तो यहाँ मानिए ये इनिशियल पोजीशन है, मैं बोल देता हूँ आर इनिशियल। ये चीज़ समझ में आया? इस इनिशियल पॉइंट को आर इनिशियल बोल दिया वेक्टर फॉर्मेट में। इसको हमने बोला फाइनल, इस तरह से आर फाइनल। क्लियर है? तो आप जब डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा, मान लीजिए पाथ 1 के अलोंग अगर मैं लिखूं, अगर पाथ 1 के लिए अगर मैं लिखूं पाथ 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या लिखिएगा, पाथ 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन आर इनिशियल लिखिएगा और फाइनल आर फाइनल ही लिखिएगा ना, क्योंकि ए टू बी गया है। ये चीज़ समझ में आया? तो यहाँ पे आर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ इसके अलोंग जब लिखेंगे तो आर, इसमें इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिखेंगे क्या, मान लीजिए d1 इज इक्वल्स टू आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। अब चलिए हम इसी तरह पाथ 2 से देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस पाथ के अलोंग कितना आने वाला है। तो अगर मैं पाथ 2 से बोलूँ तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को चलिए मैं नाम दे देता हूँ d2 वेक्टर। ये चीज़ समझ में आया? अब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी अभी देखा था कि ये होता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे हमने फाइनल पोजीशन को आर फाइनल बोला है और इनिशियल पोजीशन को आर इनिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर फाइनल माइनस
आर इनिशियल, क्योंकि इस सेकेंड वाले पाथ से भी पार्टिकल ए से चला है और बी पे गया है। इसी तरह अगर मैं पार्टिकल पाथ थर्ड से बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, आप खुद भी सोच सकते हैं, आप खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मान लीजिए पार्ट 3 से भी देखेंगे तो पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट किया है और बी पे ही गया है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है जो ए 1 और 2 वाले पाथ से था। यानी इस वाले पाथ से मैं डिस्प्लेसमेंट थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी मैं लिखूंगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे पाथ भले ही 3 है लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट तीनों ही पाथ के अलोंग सेम है। तो यहाँ पे जब सेम इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो फाइनल माइनस इनिशियल भी सेम आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे D1 भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है, D2 भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है और D3 भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ही आया है। तो राइट साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट में भी इक्वल होना चाहिए ना। तो आप यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, D1 वेक्टर इज इक्वल्स टू D2 वेक्टर इज इक्वल्स टू D3 वेक्टर। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए। इस चीज़ से क्या समझ में आया कि पार्टिकल किसी भी पाथ के अलोंग क्यों ना जाए, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर हर जिस पाथ से सेम होगा उस पाथ के अलोंग पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्लियर हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा था कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता, वो नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये चीज़ समझ में आया। यही 4 पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये 3 और 4 पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा वो ये मस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना जिसको, उसमें से भी उसका भी मस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जिसका हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते समय यूज करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आया तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसमें कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन बोलेंगे, उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट के दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन की क्यों जरूरत पड़ा, तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मुझे साइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए साइन कन्वेंशन की भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो चलिए यहाँ साइन कन्वेंशन को हम किस तरह से ध्यान में रखेंगे उस पर फोकस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अब साइन कन्वेंशन के बारे में फोकस करते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई मेन है, यहाँ पे इस तरह से कोई मेन है जिसके हाथ में क्या है, एक बॉल है। मान लीजिए इसके हाथ में इस तरह से कोई बॉल है और इस बॉल को क्या करता है, ये ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर की तरफ थ्रो करता है किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी हमने क्यों बोला बाद में हम लोग देखेंगे, बस अभी समझिए कि u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ पार्टिकल को हमने फेंका है। जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर इस तरह से चलता चलेगा और फिर एक अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा या नहीं जाएगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और फिर वापस यहाँ से इस तरह से मुड़ के इस तरह से वापस यहाँ पे फिर से आ जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने इसको फेंका है। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये मार्कर है, इसको हमने यहाँ कैसे ऐसे फेंका और फिर वापस हाथ में आ गया। क्या हुआ, पार्टिकल एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे गया होगा और फिर वापस यहाँ से मुड़ के हाथ में आ गया। यानी जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया है फिर वहाँ से वापस मुड़ के आया है। तो जरा ध्यान दीजिए, जहाँ से हमने इस पार्टिकल को फेंका था, मान लीजिए यहाँ से फेंका था इस लाइन से और इस लाइन पे वर्टिकल लाइन यहाँ तक पार्टिकल ऊपर गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हाइट गया होगा या नहीं गया होगा। तो चलिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हाइट है पार्टिकल का, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से फेंका था वहाँ से h हाइट है, यहाँ से मान लेता हूँ मैं स्मॉल h है, जितना हाइट तक पार्टिकल गया है इसको स्मॉल h हाइट नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल को जब हमने फेंका तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और अभी हम लोगों ने समझा था डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, और हम किसी भी पोजीशन का चेंज तभी लिख सकते हैं जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में हमें पता हो। यानी डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए 2 पॉइंट का होना तो गारंटी ही है, जब 2 पॉइंट पता होगा तभी आप चेंज लिखेंगे, 1 पॉइंट फाइनल होगा, 1 इनिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जो बॉल को यहाँ से फेंका गया था, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया और इस पॉइंट को सी बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखने के लिए भले ही हमने ए पॉइंट और सी पॉइंट को अलग बोला है, लेकिन ए पॉइंट और सी पॉइंट जो होगा वो कोइंसाइड होगा, है ना। कैसा पॉइंट है ये, कोइंसाइड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे है। जैसे मान लीजिए मार्कर को हम फेंकते हैं तो हाथ से फेंके वापस कहाँ आया, हाथ में ही आया ना। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट भी यहीं पे है, बस बी पॉइंट ऊपर है। तो बस हमने समझने के लिए ए पॉइंट और सी पॉइंट को अलग अलग लिया है, लेकिन ये ए और सी पॉइंट एक ही पॉइंट का नाम है। ये चीज़ समझ में आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोइंसाइड लिख दिया है। क्लियर है। तो अब देखिए पार्टिकल को जब हमने यहाँ से फेंका है
तो ये बी पॉइंट तक गया है, कितने हाइट तक गया है, एच हाइट तक। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट का होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे हमें अगर सीधा ये पूछा जाए कि बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम नहीं बता पाएंगे। उसको बोलना पड़ेगा पूछने वाले को कि भाई किस पॉइंट के बीच में तुम पूछ रहे हो, ए टू बी पूछ रहे हो या बी टू सी पूछ रहे हो या ए टू सी पूछ रहे हो, बोलना पड़ेगा ना, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोल के ही बताने वाला हूँ, और जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि पार्टिकल ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह के पाथ पे जा रहा है, बताओ जब पार्टिकल ए टू जी गया है तो कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट जी हो गया। हम लोग ये सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अब साइन कन्वेंशन पे फोकस करेंगे। मुझे पता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट में मैं लिखूंगा, लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट, बस मुझे अब प्लस माइनस के बारे में पता चल जाए, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी हम समझेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं। ऐसा क्यों लिया, हमने क्या बोला अभी कि किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को निगेटिव ले लीजिए, इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं कहने वाला, कोई नहीं रोकेगा, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। हमने जैसे अभी ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे निगेटिव, अगर मैं नीचे पॉजिटिव लेता तो ऊपर निगेटिव लेना पड़ता। क्यों, क्योंकि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, मतलब प्लस ए वेक्टर हुआ ना, तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा, इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा या नहीं। तो सेम उसी तरह हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, निगेटिव। आपकी मर्जी, अगर नीचे पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर निगेटिव लेना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आया। अब चलिए इसका यूज कैसे करना है डिस्प्लेसमेंट पे, इस पे अब फोकस करते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, ए टू बी, यानी मुझे ए टू बी में मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ए टू बी में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा पार्टिकल का, उस पर फोकस करते हैं। देखिए इनिशियल ए टू बी में मैं बात करूँ तो पार्टिकल ए और बी पॉइंट में सबसे पहले कहाँ पे था, ए पे, और बाद में कहाँ गया, बी पे। यानी जिस पॉइंट पे जो भी पॉइंट आपके पास रहेगा उसमें पार्टिकल पहले जहाँ गया होगा वो इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ बाद में गया होगा वो फाइनल पॉइंट। बाद में गया मतलब फाइनल। तो यहाँ से देखिए इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, समझ में आया। तो यानी फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। हम लोग जानते हैं फाइनल और इनिशियल के बीच में जो गैप होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप क्या करिए, हमेशा इनिशियल पोजीशन को 0,0 ले लीजिए, बिल्कुल आप ले लीजिए। इनिशियल पॉइंट को क्या कंसीडर कर लीजिए, ओरिजिन की तरह। ये समझ में आया। तो यहाँ मान लीजिए ए टू बी में इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए। तो हमने क्या किया, इसको इनिशियल पॉइंट को 0,0 ले लिया। तो अब बताइए ये ऊपर की तरफ कितना गया है, एच गया है ना। इसका मतलब इसके बीच और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी जो गैप होगा, सेपरेशन होगा, वो एच का होगा। अब बताइए इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ एच है या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है ना, और हमने ऊपर को क्या लिया है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी में होगा वो प्लस एच होगा। ये चीज समझ में आया या नहीं आया। तो अब देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई भी दो पॉइंट होगा उसमें इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, तो आप इनिशियल पॉइंट को हमेशा एज अ ओरिजिन कंसीडर करिए। अब हम लोग जानते हैं ओरिजिन से ऊपर हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है, तो ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। अगर मैं यहीं पे नीचे निगेटिव लेता तो ओरिजिन जिसको इनिशियल पॉइंट के नीचे जब जाते तो निगेटिव, ऊपर जाते तो पॉजिटिव। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया, अभी हम देखेंगे, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये समझ में आया ए टू बी में प्लस एच हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना गैप है, ये हुआ एच का। तो हमने मैग्नीट्यूड तो पता था एच होगा, लेकिन साइन हमें डिसाइड करने के लिए ये साइन कन्वेंशन लेना पड़ा। ऊपर को मैंने पॉजिटिव लिया और नीचे को निगेटिव लिया। तो ये एच जो है वो इनिशियल पॉइंट से ऊपर गया था और ऊपर पॉजिटिव मैंने लिया था, इसलिए मैंने इसको प्लस एच लिखा। ये चीज़ समझ में आया। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर मैं बी टू सी के लिए बात करूँ, पॉइंट बी टू सी, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, बी और सी में सबसे पहले पार्टिकल कहाँ पे था, बी पे पहले था, उसके बाद नीचे गिर के सी पे आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो इनिशियल पॉइंट बी हुआ और फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, सी। और अभी अभी हम लोगों ने बात किया था इनिशियल पॉइंट को कैसा कंसीडर करना है, जो भी इनिशियल पॉइंट होगा वो कोई सा भी हो सकता है, जो भी इनिशियल पॉइंट होगा उसको कैसा कंसीडर करना है, ओरिजिन की तरह। ये चीज़ समझ में आया, ओरिजिन यानी 0,0,0। ये चीज़ समझ में आया। हमेशा इनिशियल पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर कर लीजिए। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब ऊपर पॉजिटिव लिया है तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आया। वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस डिसाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बी टू सी में पार्टिकल पहले बी पे था फिर सी पे गया। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट हुआ बी, फाइनल पॉइंट हुआ सी। तो इनिशियल पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर करिए।
तो ओरिजिन से एक तरह से ये नीचे गया है ना सी पे जाने के लिए, और हमने नीचे को क्या लिया है, माइनस। तो देखिए फाइनल और इनिशियल के बीच में गैप कितना का है, तो h का, और वो h माइनस होगा कि प्लस, तो ये डिसाइड करेगा कि आपने किधर लिया है। तो इनिशियल पॉइंट से नीचे h गया है और नीचे हमने निगेटिव लिया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस h। ये चीज़ समझ में आया। अब चलिए ये अगर समझ में आ गया हो तो अब तीसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट भी है, हम बात करेंगे A टू C में, कि जब A टू C में अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा, वो कितना आएगा, ये चीज़ समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले बात किया था कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ बताइए A टू C में इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पहले बॉल गया होगा, बाद में जहाँ गया होगा वो फाइनल। तो बॉल पहले A पे था, बाद में ऐसे घूम करके C पे गया है, तो इनिशियल पॉइंट A, फाइनल पॉइंट C होगा। ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ अभी क्या लिखा था, A और C पॉइंट जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, बस समझाने के लिए हमने अलग अलग लिखा है। तो जहाँ पे A है वहीं पे C है, तो A और C के बीच में कोई गैप हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन सेम ही, यानी जीरो हो गया, हुआ या नहीं। क्योंकि देखिए इनिशियली जहाँ पे था फाइनली बॉल वहीं पे, हमने समझाने के लिए इसको अलग लिखा है, लेकिन C पॉइंट भी A के ऊपर ही है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चीज़ समझ में आया। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल होता है और इनिशियल भी सेम फाइनल के, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूँ तो यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ये समझ में आया। और यहाँ पे मैं देखूंगा तो A पॉइंट और C पॉइंट दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट इस कंडीशन में फाइनल पॉइंट के इक्वल है या नहीं है। तो जब इनिशियल फाइनल के इक्वल होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। या फिर अगर दूसरे आप केस में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इतना जो सेकंड मेथड हम बता रहे हैं बस समझने के लिए है, लेकिन जो आप यूज करेंगे क्वेश्चन में वो ये वाला मेथड है कि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जीरो हो जाएगा। यानी जब जहां से पार्टिकल गया है कितना भी घूम के क्यों ना आया हो, अगर फाइनली भी जहां से गया है वहीं पे है पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यह चीज समझ में आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता, कैसे वो घूम फिर के गया है आया है उस बात पर डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर इनिशियल जहां पे था फाइनल भी वहीं पे है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो जाएगा जीरो। ये चीज क्लियर है। तो सेम उसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि जहां से पार्टिकल को फेंका था फिर पार्टिकल वहीं पे आ गया, जहां इनिशियल था फाइनल भी वही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। अगर इसी को दूसरे मेथड से हम अगर देखें तो जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसा करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट A टू B फिर प्लस डिस्प्लेसमेंट B टू C। ये चीज समझ में आया। मैं इसी को क्या करूं, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं कि A टू B में जो डिस्प्लेसमेंट होगा और प्लस B टू C में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि A टू C में कितना हुआ है। तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, A टू B में इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन लेंगे तो A से ऊपर की तरफ गया है तो प्लस H, तो यहाँ पे इनिशियल की जगह हमने प्लस H लिखा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिखूंगा, A टू B में प्लस H। ये चीज समझ में आया। फिर प्लस ऑफ, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट B टू C, तो B टू C में इनिशियल पॉइंट B हो गया, तो यानी इसको ओरिजिन जब कंसीडर करेंगे इनिशियल पॉइंट को, तो ये नीचे की तरफ H गया है C पे जाने के लिए और नीचे को हमने नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस H, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी था। तो ये दोनों को जरा ऐड करिए, प्लस H और माइनस H कैंसिल हो जाएगा और ये भी आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये समझने के लिए था, बट आप इतना नहीं करेंगे, आप सीधा ध्यान में रखिए कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, बात खत्म। ये चीज समझ में आया। तो आप इसको ध्यान से समझिए, साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इसको किधर भी पॉजिटिव किधर भी नेगेटिव ले सकते हैं। तो हमने पॉजिटिव इसलिए ऊपर लिया क्योंकि हम ज़्यादातर स्टार्टिंग से यही सीखते आ रहे हैं 9-10 से कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने इसीलिए ऊपर को पॉजिटिव लिया है, लेकिन ये कोई गारंटी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही ले। आप अगर नीचे पॉजिटिव लेते तो इसको आप ऊपर नेगेटिव लेते और फिर यहाँ पे साइन सब जगह उल्टा हो जाता। तो आप किधर भी पॉजिटिव किधर भी नेगेटिव ले सकते हैं। तो जिस भी दो पॉइंट के बीच आप कैलकुलेट करें उसमें सबसे पहला पॉइंट सेलेक्ट करिए फाइनल पॉइंट, और जो इनिशियल पॉइंट होगा उसको हमेशा ओरिजिन कंसीडर करिए। और जब पार्टिकल ओरिजिन से ऊपर गया होगा तो आपने जब साइन कन्वेंशन में ऊपर पॉजिटिव लिया होगा तो पॉजिटिव होगा। जब आपने अगर साइन कन्वेंशन में नीचे अगर पॉजिटिव लिया होता और पार्टिकल ओरिजिन से ऊपर जाता यानी इनिशियल पोजीशन से, यानी आपके अकॉर्डिंग निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर निगेटिव लिखते। ये चीज समझ में आया।
तो आप जिधर पॉजिटिव लिए हैं यानी इनिशियल पोजीशन से अगर उधर ही जा रहा है, जिधर पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव, अगर इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आपने निगेटिव लिया है इसका मतलब निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ये चीज़ समझ में आया। यही चीज़ आगे जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं वहाँ पे भी आएगा दोबारा, तो आप इसका टेंशन बिल्कुल ना ले। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वो डेफिनेशन देखने वाले हैं जिसका यूज हम सीधा और सीधा न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्प्लेसमेंट देखा था सारा का सारा वेक्टर फॉर्मेट में देखा था। स्टार्टिंग में आप याद करिए x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y2 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, इस तरह से लिखा था। वो भी था वेक्टर फॉर्मूला में। अभी हम लोगों ने पीछे साइन कन्वेंशन के पास प्लस h माइनस s दिखा था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने साइन को ध्यान में रखा था, यानी वहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में ही देखा था। लेकिन अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। यानी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो भी अभी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था उसी का जब मैग्नीट्यूड लेंगे वो 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आता है। इसी का यूज हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में करते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस तरह के एग्जांपल हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी लिया था। ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, ठीक है। तो जैसा कि हमने समझाया था कि एक पॉइंट से 2 पॉइंट जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रास्ता ये और एक दूसरा रास्ता ये हो गया, और तीसरा रास्ता हो सकता है इधर घुमा, इस तरह से घुमा हुआ हो सकता है यहाँ तक बी तक जाने के लिए। ये चीज़ समझ में आया। ये मान लीजिए पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। ये चीज़ समझ में आया। मान लीजिए इसका जो लेंथ है, पाथ 1 का जो लेंथ है उसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसका जो लेंथ है उसको L2 बोल देता हूँ, और ये थर्ड पाथ का जो लेंथ होगा ऐसे उसको मैं बोल देता हूँ L3। ये चीज़ समझ में आया। ये लेंथ है, लेंथ का मतलब जैसे जैसे घूम के गए ऐसे मेजर करेंगे तो L1 आएगा, इसमें L2 ये L2 आएगा, और इससे अगर जाएंगे तो L3 आएगा। ये चीज़ समझ में आया। और पार्टिकल A to B जा रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने समझा था कि जो भी यहाँ वेक्टर होता है, जैसे हम लोगों ने इसको इनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोला था, और फाइनली पार्टिकल बी पॉइंट पे आ रहा है, इसको आर फाइनल बोला था। और इसी तरह हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अभी अभी कुछ देर पहले लिखा था कि अगर मैं पहले वाले पाथ से अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं यही लिखूंगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यही लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्योंकि फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। उसी तरह अगर मैं पाथ 2 से देखूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट पाथ 2 से, तो ये मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ 2 से भी पार्टिकल ए से बी पे जा रहा है, यानी फाइनल वही होगा और इनिशियल यही होगा। यानी इस केस में भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ये लिखूंगा। फिर इसी तरह D3 अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो D3 में भी पार्टिकल इस वाले पाथ से A से B तक ही जा रहा है, तो B का फाइनल और इसका इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चीज़ समझ में आया। और यहाँ से हम लोगों ने ये कमेंट किया था कि लेफ्ट साइड, ये तीनों ही इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब D पाथ 1 से जो होगा वही पाथ 2 से भी होगा और वही पाथ 3 से भी होगा। ये चीज़ समझ में आया, क्लियर है। अब जरा देखिए, ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कोई भी 2 पॉइंट जो होगा उसके बीच का जो भी डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट वो दोनों ही पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये चीज़ समझ में आया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, A to B में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जब A को B से जब ऐसे स्केल रखिए और मिला दीजिए, इससे छोटा कोई पाथ हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B में अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ 2, यानी मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ पाथ 2। ये चीज़ समझ में आया। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इससे पहले मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ समझ में आया। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा A to B में, वो लेंथ ऑफ सेकेंड पाथ का जो भी होगा वही होगा। आप 1 से जाएंगे फिर भी देखिए किस वाले पाथ के अलॉन्ग आ रहा है, A to B, इसी का लेंथ होगा। जब आप फर्स्ट वाले से जा रहे हैं या फिर सेकंड वाले पाथ से जा रहे हैं तो ये तो इसी का लेंथ हो ही जाएगा। और जब A to B ऐसे इस वाले थर्ड वाले पाथ से जा रहे हैं फिर भी डिस्प्लेसमेंट इसी वाले लाइन के लेंथ के इक्वल होगा।
ये चीज़ क्लियर हुआ। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने स्टार्टिंग से ही बात किया, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो बीच के पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। आप तीनों में से किसी भी पाथ से जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जो कि इस वाले लाइन यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से समझने की क्या बात मिली कि आप जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हम सिंपल क्या करें, इनिशियल पॉइंट को देखिए, फाइनल को देखिए और दोनों को स्केल से मिला दीजिए। उस लेंथ का जो भी आएगा, उस लाइन का जो भी लेंथ आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। ये चीज़ समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे है और पार्टिकल यहाँ से क्या करा, इस तरह से घूम फिर के ऐसे करके यहाँ किसी बी पॉइंट पे पहुँच गया। ये चीज़ समझ में आया। ए पॉइंट से चला है और इस तरह से चल करके बी पॉइंट पे गया है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि बताओ ए टू बी में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल मत सोचिए, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता डिस्प्लेसमेंट। आप सिंपल देखिए, स्टार्टिंग में कहाँ था, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनली गया कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे चला गया। तो आप सिंपल क्या करिए, ए टू बी पे स्केल रखिए और इसको सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। इस लाइन का जो भी लेंथ आएगा, मान लीजिए एल लेंथ आ गया, इस वाले डॉटेड लाइन का मैं समझा देता हूँ। ये डॉटेड लाइन है जिसका लेंथ मान लीजिए एल है, तो इस डॉटेड लाइन का जो भी लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ए टू बी में, तो मैं सीधा बोलूँगा एल के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बीच में कैसे गया इस पर देखना ही नहीं है, इनिशियल देखिए, फाइनल देखिए और दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। उसका जो भी लेंथ आएगा वही उसके डिस्प्लेसमेंट के ए टू बी में आ जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा तो वहाँ आपको कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल या फिर सर्कल या कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री गिवन होगा, जिसमें आप ज्योमेट्री लगा करके सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ओवरऑल बस अभी तक जो हमने देखा है उतना आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है वो कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है। एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को आप आराम से इससे कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। अब बात रही प्रैक्टिस की, उसके लिए हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी सीखा है, इसके बगैर थियोरी को यानी क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो जो भी गिनती के पॉइंट हम लोगों ने लिखा है उसको समझ के उसको याद कर लीजिए, ताकि आप न्यूमेरिकल में उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।